और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। शामली के मेरठ करनाल हाईवे के एक पेट्रोल पंप पर लूट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप के सभी सेल्समैन को बंधक बना लिया और सारे पैसे लूटकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में लूट की पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब लुटेरों की तलाश कर रही है। भाई तो हथियार ले रहे भाई, खट्टे ले रहे। मैंने तो निकाल के सारा दे दिया, जो बंदे थे हमने सारा सब कुछ दे दिया। 3 बंदे थे हम यहाँ पे। फिर एक ये भाई इधर से आ रहा था, इसे भी कहने लगा ऐसे ताऊ को भी ले गया कड्डो को अंदर को। तो भाई को भी हमें चर्रों को अंदर ले गई। वो सारे मतलब जितने पैसे थे हमारे पास सारे लूट ले गए। वो स्प्लेंडर पे थे सर। का अमाउंट अभी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन सेल्समैन द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ उनके पास जो जेब में 5-7 हज़ार रुपये थे वो इनके द्वारा छीने गए। जो कैश जहाँ पे रखा जाता है वो बदमाश खोल नहीं पाए। और इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीड मिला है, जिससे कि जल्द ही पुलिस द्वारा बदमाशों की गिरफ्तारी पारित कराई जाएगी। और अब खबर शामली से ही है, जहां पर लूटपाट की खबर सामने आई है। कोशिश हुई है यहां पर लूटपाट की। एक ज्वेलर्स की दुकान पर बाइक सवार 3 अज्ञात लुटेरों ने लूट का प्रयास किया है। जब व्यापारियों ने लूट का विरोध किया तो आरोपी बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की शिनाख्त की जा सके। वारदात शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू मार्केट की है। आए थे अंदर, कट्टे लगा दिए हमारे और लाइट वाइट बंद कर दी उन्होंने। हमने रुक के रख के दिए तो यहाँ लोग भाग इकट्ठे हो गए, तो एकदम फायर करते हुए भाग गए। कोई नुकसान नहीं है। क्या कह रहे थे सर वो कहते हैं सामान दो, थैला दो। मैं थैला क्या करे, खाली थैला दो। मैं क्या करें, खाली थैला का तो हमारे यहाँ थैले मिले भाई। बस इस तरह से बात हुई, इतने में फिर वो रुक के रख के हो गए। नकाब पोस्ट है या नहीं, बिना कुछ नहीं लगा रखा था। गेंदामल मार्केट में एक सुभाष ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है। वहाँ पे शाम को 6:15 पर लगभग 2 अपराधियों द्वारा उस दुकान में लूट का प्रयास किया गया, लेकिन लूट का प्रयास असफल रहा। और फिर यह भी सूचना आई है कि उनके द्वारा मार्केट में हवाई फायरिंग की गई है। उसके बाद तत्काल थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर मैं फोर्स के जाकर स्थिति का जायजा लिया गया और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और टीम बनाकर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और शामली से हमारे सहयोगी शहनवाज इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, इन दोनों ही मामलों में अभी तक अपराधी फरार हैं। कोई जानकारी, कोई अपडेट उनके बारे में पुलिस के पास? देखिए अमित, अभी तक इन दोनों मामलों में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस अभी तक बदमाशों का पता नहीं लग पाई है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। एक सीसीटीवी पुलिस को जो है पेट्रोल पंप से हाथ लगा था, जिसमें 3 अज्ञात बदमाश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं लुटा पाई है। ये जो मामला है, दोनों जो घटनाएं हैं सदर कोतवाली के सिंबाल का गाँव की है और एक सदर कोतवाली के जो है गेंदामल मार्केट की है, जहाँ पर सुभाष ज्वेलर्स के यहाँ अज्ञात 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और सुबह पूरे दिन का जो कलेक्शन वहां पर इकट्ठा होता है उसको लूटने का प्रयास करते हैं, लेकिन शोर शराबा होने पर बदमाशों को पकड़े जाने का डर सताता है और वहां से भागने का प्रयास करने लगते हैं। भागते समय बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है ताकि क्षेत्र में खौफ अपना कायम कर सके, लेकिन ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। जिस तरह से जो है बदमाशों ने एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया है और पुलिस को जो है आईना दिखाया है, लेकिन पुलिस अभी भी ना तो किसी की गिरफ्तारी कर पाई है और ना ही जो लूट की रकम है उसको बरामद कर पाई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर मुजफ्फरनगर में इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 25,000 का इनामी बदमाश हिटलर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर में डबल मर्डर के मामले में वो फरार चल रहा था। यूपी एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर से उसकी गिरफ्तारी की है। इनपुट के आधार पर बदमाश की घेराबंदी की गई और आखिरकार हिटलर एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया, जिसके बाद ठगने वाले को गिरफ्तार किया गया। साइबर क्राइम सेल ने आरोपी प्रशांत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से अवैध पिस्टल बरामद की गई है। शिक्षा और बिजली विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करता था। चपरासी और ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी का भी झांसा दिया करता था। बेरोजगारों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी देता था प्रशांत। फिलहाल अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
और अब खबर बिजनौर से, जहां पर 4 बदमाशों ने कन्फेक्शनरी की दुकान में घुसकर दुकान के मालिक के साथ न सिर्फ मारपीट की है बल्कि उसके दुकान में रखे सामान को तोड़ दिया है। दबंगों की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित दुकानदार ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर टेंडर निकलवाने में धांधली का आरोप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट का ये मामला है। 7 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई है। निजी कंपनी को टेंडर दिलाने की कोशिश हुई है। 7 करोड़ के टेंडर के स्पेसिफिकेशन में छेड़छाड़ की गई। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ ये मामला है। यहाँ 7 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई है। एक निजी कंपनी को टेंडर दिलाने की कोशिश की गई है। इसमें एक टेंडर पब्लिश हुआ था 2020 की शुरुआत में। फर्नीचर का टेंडर पब्लिश हुआ था जेब पोर्टल पे। तो कुछ शर्तें ऐसी रखी गई थी जिससे कुछ लोगों, कुछ मैथोडॉक्स और नीलकमल जो 2 फर्में हैं, उनको अपनी परेशानी थी। तो उन्होंने अपना एक प्रत्यावेदन दिया कि साहब ऐसी चीज़ें जो चीज़ें नहीं हैं, ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर फर्म को मदद करने के लिए ये निकाला गया है। उसी बीच शासन का भी एक पत्र आया, जो इन्होंने पत्र दिया था शासन को भी गया था। शासन ने 13-14 फरवरी को एक चिट्ठी जारी की कि ऐसा लगता है कि उन्होंने शिकायत की है कि गोदरेज फर्म के लिए, मतलब बाय नेम उन्होंने लिखा कि गोदरेज फर्म के लिए जानबूझ करके कोई निविदा की जाए, जबकि ऐसी बात नहीं थी। जैसा भी उन्होंने कहा मैथोडॉक्स और नीलकमल ने, जो संशोधन करने चाहिए थे, इस पत्र आने के पहले ही हम लोगों ने कर दिया था और उस पर वो लोग राजी भी हो गए थे। बाद में जब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन खोला गया तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन खोलने पे जितनी फर्में क्वालिफाई करनी चाहिए थी उतनी क्वालिफाई नहीं कर पाई नियमानुसार, सिर्फ संभवतः एक क्वालिफाई की। इसके कारण वो निविदा वहीं निरस्त कर दी गई। और लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं, ये अभी जिसका नाम लिया गया है गोदरेज, शासन के पत्र में इसका नाम लिख करके आया। ऐसे में कई कंपनी क्वालिफाई कर रही थी और फर्नीचर टेंडर को लेकर के बराबर शिकायतें मिल रही थी, जिसमें अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा के दखल के बाद में इस कंपनी की शिकायत स्वयं नीलकमल और मैथोडॉक्स लिमिटेड ने की थी, जिसके बाद में इस कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और अब जो बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है, अभी वापस से टेंडर हुआ है, 7 करोड़ का टेंडर हुआ है। और गोदरेज कंपनी की जो शिकायत की गई है वो ये की गई है कि इनके पास में जो ग्रीन गार्ड और साथ ही साथ बिस्मा सर्टिफिकेट है वो किसी और के पास नहीं होता है। ऐसे में जानबूझ करके ये स्पेसिफिकेशन दिलाए गए हैं। और इस स्पेसिफिकेशन को दिलाने में लोहिया के कर्मचारियों की अगर बात करें तो जो वहाँ के परचेज अफसर हैं मोहित कुमार, साथ ही साथ जो यूडीए हैं संदीप, उनकी भूमिका के पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने कंपनी की मदद की है जिसकी शिकायत की गई है। अभी कंपनी ने जो टेंडर है 7 करोड़ का, उसका जो है टेक्निकल क्वालिफाई कर दिया है। अब ऐसे में बड़ी बात निकल के ये सामने आ रही है, हर कंपनी की कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। यदि एक कंपनी की वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन डाल दें तो वो कंपनी को ही सिर्फ मिल जाता है। इसी की शिकायत हुई है तो और बाहर बाकी जो कंपनियां हैं वो पूरी तरीके से कंपटीशन से बाहर हो जाती है। इसी की शिकायत अब नीलकमल और मैथोडॉक्स कर रहे हैं, जिसको पूर्व में भी किया गया था, जिसमें अपर मुख्य सचिव की दखल के बाद में बाहर किया गया था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर बात की जाए तो गोदरेज कंपनी के जो एरिया मैनेजर है अभिनव श्रीवास्तव की निकल के आ रही है, जिन्होंने MM डिकॉर और ग्लोब के साथ में जो वहाँ के टेंडर, जो वहाँ के ठेकेदार हैं और जो वहाँ पर जो है वेंडर्स के रूप में काम करते हैं, उनके साथ मिली भगत करके कुछ ऐसा खेल वहाँ के अधिकारियों के साथ में किया है जिसको लेकर के शिकायत की गई है। पूर्व में भी अभिनव की अगर बात करें तो इनके ऊपर कई सवालिया निशान उठते आए हैं। अगर चाहे बात करें AKTU की, चाहे बात करें इनके साथ में होम्योपैथिक की, इनके इसी खेल की वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो कंपनी है उसके ऊपर भी इस तरीके की शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। अमित, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। किसान और सरकार के बीच में हुई 5वें दौर की बैठक भी विफल रही है। किसान बैठक में कानून की मांग वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। कृषि कानूनों पर मचे घमासान के बीच ये 5वें दौर की बातचीत की तस्वीरें हैं। 40 किसानों का जत्था विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में पहुंचा तो आशंकाओं के तमाम बादल मंडराते नजर आए। सरकार की तरफ से 3 मंत्रियों की अगुवाई वाली इस बैठक में किसान नेता आर पार के मूड में दिखाई दिए। बैठक में मोर्चा संभालते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया
कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को ब्रीफ करते हुए कहा कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए राजी है। कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान किसानों को यह भी कहा कि सरकार सुझावों पर विचार करेगी, जिसके बाद किसान नेताओं ने कहा कि वो कानून में किसी भी तरह के संशोधन को राजी नहीं है। किसानों ने साफ कहा कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। किसानों की तरफ से आर पार की इस जंग में बैठक के बीच वॉकआउट के भी हालात बन गए। हालांकि मान मनोवल के बाद किसानों को दोबारा बैठाया गया। बैठक के दौरान तीनों मंत्री मीटिंग रूम से बाहर चले गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसान नेता आपस में बैठकर चर्चा कर लें कि वो सरकार के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने को तैयार हैं या नहीं। जिसके बाद किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर आपस में चर्चा की। बैठक के इस लंबे दौर के बाद लंच का भी वक्त आया। सरकार के रुख से उखड़े किसान शांति से लंच करने लगे, लेकिन इस बीच कयासों का बाजार और गर्म होने लगा। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों के साथ पांचवें दौर की बातचीत भी विज्ञान भवन में ही आयोजित की गई। इस बैठक में 40 किसान नेता मौजूद रहे, जबकि सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल रहे। इससे पहले किसान अड़े तो मोर्चा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया। किसान आंदोलन पर एक्शन में आए पीएम ने 4 मंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे लंबी बातचीत की। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी के आवास पर किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। बैठक को लेकर पीएम मोदी की गंभीरता ऐसे ही समझी जा सकती है कि इस दौरान उन्होंने अमित शाह के साथ अलग बैठकर भी कृषि कानून से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इधर गाजियाबाद में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर नेशनल हाईवे 9 पर कुछ किसानों ने कंगना का पुतला फूंकने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने किसानों से पुतला छीन लिया, जिसके बाद किसान भड़क गए। पुलिस और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। कंगना ने किसानों के आंदोलन में शामिल हुई एक महिला के बारे में टिप्पणी की थी, जिसके बाद से किसान नाराज हैं। और बात करते हैं बीएचयू की। बीएचयू आजकल विवादों में है। यहाँ छात्र एक बार फिर से वीसी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल छात्र हॉस्टल खोलने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें लेकर वो 2 दिनों पहले हॉस्टल में बंद भी हो गए थे, लेकिन उन्हें जब बाहर निकाला गया तो वो फिर से धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रतिनिधि गए हुए थे बात करने के लिए, 1.5 घंटे मीटिंग हुई, लेकिन वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। बस टाल मटोल रवैया अपना रहे हैं, ढुलमुल वही अपना कार्य कर रहे हैं। छात्रावास में आप लोगों को कौन बंद किया था? छात्रावास में प्रोक्टर ऑफिसर। भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। अद्भुत समाज सुधारक, अप्रतिम विधिवेत्ता, वंचितों व शोषितों के उत्थान हेतु आजीवन समर्पित संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से कोटिशाह नमन। लोकतांत्रिक चेतना से दीप्त आपका जीवन हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी है। मायावती ने लिखा है कि देश में करोड़ों गरीबों व उपेक्षितों में से खासकर दलितों व अन्य पिछड़ों के जीवन में नई उम्मीद, संभावनाएं व आत्मसम्मान की अलख जगाने वाले इनके मसीहा, संविधान निर्माता, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल वासियों को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गोरखपुर में 100 एकड़ में आयुष विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। 815 करोड़ की लागत से चौरी चौरा के मलमलिया में यह विश्वविद्यालय तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों को अगले साल के शुरुआत में मकर संक्रांति तक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम योगी जनवरी महीने में गोरखपुर में
राज्य आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं। इस विश्वविद्यालय के बन जाने से एलोपैथी के बाद अन्य विधा में जहां इलाज आसानी से मिल सकेगा, वहीं जिले के किसानों को सबसे अधिक फायदा होगा। गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील के मरवलिया में 100 एकड़ में आयुष विश्वविद्यालय बनेगा। जमीन को चिन्हित कर आयुष विभाग के नाम कर दिया गया है। गोरखपुर में एम्स के बाद एक और उपलब्धि इस विश्वविद्यालय के बन जाने से जुड़ जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय का तोहफा देने जा रहे हैं। इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं, ये चौरी चौरा का मलमलिया क्षेत्र है और यहीं पे नया आयुष विश्वविद्यालय बनेगा, जिसकी नींव जो है 14 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रख सकते हैं और इसके शैक्षिक सत्र की शुरुआत भी 2021-22 में हो जाएगी। मकर संक्रांति के मौके पर भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, पर इसमें प्रशासनिक कार्य 2021 से ही शुरू हो पाएंगे और इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई 2022-2023 के सत्र से ही शुरू होगी। 100 एकड़ जमीन में बनेगा। वैसे जो ये प्रदेश में गोरखपुर में पहले बार बन रहा आयुष विश्वविद्यालय, इसी के लिए जो उचित जगह है हम लोग ज़मीन भी अपलोड करा दिए हैं। तकरीबन उसका डायग्राम भी फाइनल हो गया है। उम्मीद है इसी सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह तक उसका शुरुआत हो जाएगा और तब तक के लिए शासन से हम लोग को ये भी अनुमति मांगा गया है 4-5 टेम्पररी कमरा देने के लिए, ताकि वो आके बनाने में तो साल लग जाए, तो कम से कम तो 1.5-2 साल लगेगा, बट उसके पहले शुरुआत कराने चाहते हैं। आयुष विश्वविद्यालय खुलने से एक ही छत के नीचे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और योग चिकित्सा की पढ़ाई होगी। साथ ही बेहतर शोध कार्य भी हो सकेगा। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय से प्रदेश के 98 आयुष महाविद्यालयों को संबद्ध किया जाएगा। योगी जी जो है गोरखपुर में अगर आयुष विश्वविद्यालय दे रहे हैं तो उस आयुष विश्वविद्यालय से कहीं न कहीं जो है विकास को एक नई गति मिलेगी और इससे यहाँ पे जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें जो है बहुत सी सुधार होगा और बहुत ही अच्छी उम्मीद की जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोरखपुर एक बड़ा हब के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, जिससे लोगों को आने वाले वक्त में काफी फायदा होगा। आयुष विश्वविद्यालय बन जाने के बाद पूर्वांचल के इस हिस्से में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। लोगों को एलोपैथी के साथ साथ अन्य विधाओं में भी बेहतर इलाज मिल सकेगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। 2 दिन पहले मैनपुरी की एक बुजुर्ग महिला के वायरल वीडियो का सीएम योगी ने संज्ञान लिया तो जिले के डीएम और सीडीओ हरकत में आए। क्या था पूरा मामला और कैसे बड़े अधिकारी पहुंचे बुजुर्ग महिला के घर, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे आउट को खेत दो, वोट दो, अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। हाँ, किसके नाम? किने? मोती जी को। किने? मोती जी को दे। बुजुर्ग महिला बिट्टन देवी का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद की कहानी भी देख लीजिए। खबर जब न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और संज्ञान का असर भी तुरंत दिखाई दिया। जिलाधिकारी और सीडीओ मैनपुरी के उस गांव पहुंचे जहां बिट्टन देवी रहती हैं। तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस।